हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और मार्केट ने जिस हिसाब से रिकवरी दी है और आरबीआई की जो न्यू बेस्ट पॉलिसीज आई है तो इस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक आया है और वापस एक थोड़ा सा तेजी का बूम भी आता हुआ दिख रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट पैसा नहीं बना सकता है। अगर एक बंदा लॉस करेगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, अदरवाइज प्रॉफिट होने की संभावना एकदम 0/सन्नाटा हो जाती है। एंड अगेन जो मैंने रिकमेंडेशन दिया है या फिर हम लोगों ने जो किया है वो जो मैंने आपको ग्रुप पे बताया, जस्ट एकदम टॉप पे एक्सिट और अगेन बॉटम पे एंट्री, ठीक है। तो वो चीज़ है और ये अगेन द थर्ड टाइम हम लोगों ने ये सेम चीज़ एनालाइज करी है। और उसके अलावा आप लोग बोल सकते हो कि जो प्रेडिक्ट किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रॉन्ग कोई भी हो सकता है, सो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल ठीक है। हम लोगों ने 25-300 के आसपास का जब मार्केट था उसी वक्त हम लोगों ने ग्रुप पे मैसेज किया था कि मैं अभी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में हूँ और अभी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। वापस अगर बॉटम पे भाव मिला तो एंट्री करूँगा, अदरवाइज थोड़ा और ऊपर जाएगा तो उसके बाद मैं री एंट्री कर लूँगा। तो वो सेम सीन हुआ था और उसके बाद मार्केट में अपने को 2 हफ्ते एक बढ़िया करेक्शन देखने को मिला है और अच्छे स्टॉक, क्वालिटी वाले स्टॉक्स बहुत कम रेट पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है वो 2 आईपीओ का एक साथ मैं कवर कर रहा हूँ, एक एलजी का और एक टाटा कैपिटल का। पहले तो ये देख लेते हैं कि आईपीओ की बूम तो मार्केट में बहुत भयंकर तरीके से आ गई है, लेकिन पैसा कहाँ बन रहा है, पैसा कहाँ बनेगा, क्या होगा। क्योंकि रीजन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है ना कि अलॉटमेंट आना अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, ठीक है। हालांकि ये 2 बड़े आईपीओ यहाँ पे एक अच्छा खासा गेम भी बन सकता है, चाहे वो हम लोग ग्रे मार्केट में हैज करके करें, चाहे हम लोग इसको पहले से सॉल्व करके रखें, या फिर एप्लीकेशन बाय या सेल, मतलब बहुत से तरीके हैं जिससे हम लोग हैज भी कर सकते हैं और अच्छा खासा मोटा पैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं कर लेते हैं हम लोग एलजी इलेक्ट्रॉनिक के आईपीओ की। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक का आईपीओ है जो 7 अक्टूबर को खुलेगा और 9 अक्टूबर को बंद होगा और 1140 रुपये के भाव पे अपने को ये आईपीओ मिलेगा। इस पूरे आईपीओ में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है, सिर्फ एक सिंगल नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा ओएफएस है, ठीक है। बाकी मेरे को जितना मैंने एनालाइज किया है, मेरे को इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है। दी वेरी फर्स्ट जो कंपनी ने अपनी पीयर कंपैरिजन के हिसाब से आप लोगों को दिया है, उन कंपनीज में लिस्ट में सबसे पहला नाम दिया है हैवेल्स का, वर्लपूल का, या फिर अपने वोल्टास बोल सकते हो, तो 4-5 कंपनीज का नाम दिया है। लेकिन दी वेरी फर्स्ट इन माय ओपिनियन हम लोग इन 5 कंपनियों के साथ एलजी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। एलजी है जो अपना ये बोल सकते हैं एलईडी टीवीज वगैरह वो भी बनाती है, लेकिन वोल्टास नहीं बनाती, ठीक है। वर्लपूल वॉशिंग मशीन बनाती है या फिर फ्रिज बनाती है, लेकिन जितने प्रोडक्ट एलजी बनाती है उतने वर्लपूल भी नहीं बनाती। तो हम लोग वहाँ पे उसके साथ कंपैरिजन इसका करने को, ठीक है, एक बेसिक सा ओवरव्यू ले सकते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन नहीं होगा कतई, ठीक है। उसके अलावा एक बात दूसरी, एक जो हल्का सा जो मेरे को पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट नहीं बोलूँगा, लेकिन जो कहीं ना कहीं खटक रहा है वो ये खटक रहा है, क्योंकि ये जो पीवी रेशो जो जिस रेशो पे ये लोग लेके आए हैं वो बनता है 13 का, ठीक है। लेकिन मैंने इसका एनालिसिस किस हिसाब से किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। दी वेरी फर्स्ट ये जो कंपनीज है वो साउथ कोरिया की कंपनीज हैं, चाहे वो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सेकंड कंपनी होगी सैमसंग, ठीक है। तो इस कंपनी का हम लोग सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के साथ ही कंपैरिजन कर पाएंगे। और रही बात दूसरी, सैमसंग मोबाइल फोन्स में भी है, एलजी ने भी बीच में मोबाइल फोन्स का ट्राई किया था, बट स्टिल स्क्रीन्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो वो चीज़ एक नेगलेक्ट हो जाती है कि ये फोन्स अभी मैन्युफैक्चर कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। उसके अलावा दी वेरी फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो सैमसंग है साउथ कोरियन एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो वहाँ पे उसका जो प्राइस है वो 89,000 वॉन है, ठीक है। वो इंडियन करेंसी में आके लगभग 5500-5600 रुपये के आसपास बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर उस हिसाब से हम लोग पी रेशो के हिसाब से इनको कंपेयर जरूर करेंगे। अगर पी रेशो की बात करूँ तो दी वेरी फर्स्ट तो मैं आपको बता देता हूँ, साउथ कोरियन एक्सचेंज का जो पी रेशो बॉटम में जो अभी चल रहा था, या एवरेज जो इसका चल रहा है, वो कहीं ना कहीं 9.36 का पी रेशो चल रहा है। क्योंकि क्या होगा ना कि वहाँ के एक्सचेंज पे तो सपोज दैट कोई चीज़ 10 के पी पे लिस्टेड है, इंडिया में है वो चीज़ 40 पे लिस्टेड है, उसका रीज़न भी ये होगा ना क्योंकि अपने को इंडेक्स का पी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साउथ कोरियन एक्सचेंज का जो SRX का चलता है वो समवेयर अराउंड 9.36 के आसपास का अभी का पी रेशियो चल रहा है। एवरेज लेके करेंगे क्योंकि समटाइम्स ऊपर समटाइम्स नीचे, तो एवरेज 9.36 का आएगा, ठीक है। और एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट का सबको पता है कि 22 का पी है, जो एवरेज पी है, जो 21.96 एग्जैक्ट पी बन के निकल के आता है। तो उसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ 21.96 डिवाइडेड बाय कितना, मैंने 9.36
ठीक है, इज इक्वल्स टू करेंगे तो 2.34 आता है, मतलब समवेयर अराउंड 135% का हाइक। ठीक है, तो अब रही बात दूसरी, सैमसंग वहाँ पे कितने के पीई पे लिस्टेड है, तो सैमसंग वहाँ पे 16.97 के पीई पे ऑलरेडी मार्केट वैल्यू पे वो लिस्टेड है। हम लोग इसको राउंड फिगर 16.50 ले लेते हैं, कुछ सेफ्टी के हिसाब से कि अगर बाई चांस थोड़ा बहुत करेक्शन भी आ जाए तो थोड़ा बहुत अपने यहाँ से एक वैल्यू एडजस्टमेंट के हिसाब से कंपैरिजन में फ़र्क ना आए। तो 16.50 अगर मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 135% प्लस किया मैंने, इज इक्वल्स टू कर दिया, तो समवेयर अराउंड वो निकल के आता है 39 के आसपास, 38.775, 39 के आसपास का निकल के आता है। लेकिन रही बात दूसरी, अगर 39 का भी सीधी कैलकुलेशन से आता है तो थोड़ा बहुत प्रीमियम अपने को इंडियन मार्केट इसको देगा। उसका सिंपल सा रीज़न है, इंडियन मार्केट एक डाइवर्सिफाइड मार्केट है और इंडियन मार्केट में जितना कंजम्पशन है उतना साउथ कोरिया में कंजम्पशन नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हल्का फुल्का 5-10% का उसके अलावा भी एक प्रीमियम बेस बनता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कंपनी जो आईपीओ प्राइस लेके आई है 37.69 के पी के आसपास, लगभग हम लोग इसको 37 का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स इनके थ्रू भी हो जा रही है। मैं ये डेटा ले रहा हूँ सारा का सारा चित्तौड़गढ़ से, तो उस हिसाब से अगर मैं 37 का कैलकुलेट करूँ तो पहले तो मैं डिवाइड करूँगा 39 डिवाइडेड बाई 37, तो वहाँ पे मेरे को लगभग 5% का गेन मिल रहा है। 5% के अलावा मैं 10% प्रीमियम की ओर बात कर रहा हूँ, तो समवेयर अराउंड मैं यहाँ पे होप कर रहा हूँ 15 से 20% की लिस्टिंग गेन की। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन एकदम सिंपल आ रही है। अगर 1140 के भाव पे अपने को आईपीओ प्राइस मिल रहा है तो मैं लगभग इसका जो लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन करूँगा प्लस 15% के हिसाब से, तो वो समवेयर अराउंड 1300 से 1350 के आसपास मेरे को ये लिस्टेड होता हुआ दिख रहा है क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन की बात करूँ और मार्केट इसको हैवल्स, वोल्टास या वर्लपूल जितनी वैल्यूएशन देता है या उनके हिसाब से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट अभी भारत में बहुत बड़ा है, छोटा मार्केट नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो उस हिसाब से अगर 67 या 70 के आसपास का जो पीई है उनको जो मिला है, अगर वो पीई इसको मिल जाता है, चलो 70 नहीं पकड़ते, अगर 60 भी पकड़ते हैं, तो मेरे को कहीं ना कहीं इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 2000 जाता हुआ भी दिख सकता है अगर मार्केट उसको वो वैल्यूएशन देता है। लेकिन अगर नॉर्मल सेफ टू सेफ कैलकुलेशन के हिसाब से भी बात करूँ तो मेरे को इसमें एज ऑफ नाउ रिस्क बिल्कुल नहीं लग रहा। 15% का लिस्टिंग गेन आराम से मिल जाना चाहिए, तो वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। बड़ा आईपीओ है, अलॉटमेंट भी सबको मिलेगा, तो अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बन सकता है। अब रही बात दूसरी, हम लोग टाटा कैपिटल की बात कर लेते हैं। टाटा कैपिटल मैंने पहले तो इसमें बता देता हूँ कि मैंने टाटा कैपिटल में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया और मैंने लगभग 130 पे चालू करके 1100 पे एग्जिट करवा दिया, और उसके बाद हम लोगों ने टाटा कैपिटल पे हम लोगों ने कभी काम नहीं किया। और डिस्क्लेमर दे देता हूँ, टाटा कैपिटल का ऑलरेडी मैं शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी पहले से बहुत नीचे के प्राइस से पड़ी है। लगभग यही मान लो कि मेरी जो कॉस्टिंग होगी वो 150-160 के आसपास की कॉस्टिंग होगी। ठीक है, टाटा कैपिटल उस टाइम का मेरे पास पड़ा है। तो रही बात दूसरी, टाटा कैपिटल का जो आईपीओ है 6 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को इसका क्लोजिंग है। और आईपीओ प्राइस बैंड जो है 326 रुपये का आईपीओ प्राइस बैंड यहाँ पे रखा हुआ है। दी वेरी फर्स्ट, तो अगर हम लोग ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू टाटा कैपिटल का पूरा जो काम है वो फाइनेंस का काम है। सिंपल जैसे बजाज फाइनेंस या फिर अपने एचडीबी फाइनेंस, तो इनसे इजी वे में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इनका A to Z मॉडल सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, अगर हम लोग वैल्यूएशन निकालेंगे तो कैच कैसे निकालेंगे? कैच यहाँ पे हम लोग निकालेंगे दी वेरी फर्स्ट, तो अगर हम लोग देखें जो इनकी डीआरएच पे पढ़ने पे आपको पता चलेगा तो इनका जो इंटरेस्ट मार्जिन है वो समवेयर अराउंड 5% का इंटरेस्ट मार्जिन है। ठीक है, तो अगर ये 5% पे बोरो कर रहे हैं तो 10% पे लैंड कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ डूबत हो जाती है तो एवरेज जो इनका जो नेट मार्जिन रहता है ना वो अमाउंट पे रहता है 5% का, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स भी उतने ही होते हैं। ठीक है, और अभी तो आरबीआई ने और ज़्यादा नियम भी सख्त कर दिए और आरबीआई ने जो नियम सख्त किए उसकी वजह से ये लोग पैसा क्या है कि रिकवर करने में इनको थोड़ी बहुत दिक्कतें और आएगी। और उसके अलावा रही बात दूसरी, जो अभी कल जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी जिसकी वजह से इनको काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्काउंट मिला, तो उसका भी यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर मैं ऐसे ही नॉर्मल ओवरव्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करूँ तो अभी जो 326 के प्राइस के अगर हिसाब से अगर हम लोग पी रेशियो की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं 32-33 के आसपास का जो अपने को पी रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन वो पी रेशियो इसको हम लोग नहीं करेंगे, हम इसका डिस्काउंटेशन करेंगे। डिस्काउंट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम लोग आईपीओ का जो साइज़ है उसकी बात करें तो टोटल 15,511 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें तकरीबन 6,846 करोड़ है जो कंपनी के पास जाने वाले हैं और बाकी बचे जो 8,665 करोड़ रुपए वो कंपनी के प्रोमोटर के पास जाने वाले हैं। सिंपली मैं अगर बात करूं
तो प्रोमोटर के पास पहले होल्डिंग 95% थी, अभी 85% है, बहुत सफिशिएंट होल्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है और टाटा का ब्रांड है तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और बाकी रही बात दूसरी फाइनेंशियल्स में, अगर उस हिसाब से देखें हम लोग 6,846 करोड़ में मैं 5% का इसका इंक्रीमेंटल करूँगा, ठीक है। अगर मैं 6,846 करूँ इंटू 5% करता हूँ तो लगभग जो ऑन एन एवरेज 342 करोड़ के आसपास का मेरे को एनुअल जो इनकम है वो देखने को मिलता है। इस पे अगर मैं 20% का टैक्स भी निकाल दूँ इंटू 20% माइनस कर देता हूँ तो वो तकरीबन 275 करोड़ के आसपास का इनका जो प्रॉफिट मार्जिन में आई मीन टू से कि प्रॉफिट बढ़ने को देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ जो लास्ट क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 1315 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। इंटू 4 कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 275 का, तो तकरीबन 5500 करोड़ के आसपास का जो इसका है वो मैं इसका प्रॉफिट मानूंगा। और 5500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है और इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लोग जो लेके आए हैं 1,38,380 डिवाइडेड बाय 5500 करोड़, तो वो तकरीबन कहीं ना कहीं 25 का पी रेशियो बनता है, क्योंकि आईपीओ आने के बाद वो अमाउंट भी कंपनी के पास जाएगा और अगर वो अमाउंट कंपनी के पास जाता है तो कंपनी उसका भी क्या करेगी, उसका भी लोन ही बांटेगी। तो वो कैलकुलेशन अपने को इसमें डिस्काउंट करनी पड़ेगी। वो मार्केट भी डिस्काउंट करता है, मार्केट हमेशा फ्यूचर एस्टिमेट्स पे चलता है, प्रेजेंट के हिसाब से नहीं चलता। एज ऑफ नाउ बजाज फाइनेंस है जो 37 के पी पे, HDB फाइनेंस है जो रिसेंटली लॉन्च्ड IPO है वो 28 के पी पे। हम लोग मैं इस फाइनेंस सेक्टर की कोई भी कंपनी को लगभग जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सेटिस्फाइड पी मैं मानता हूँ 32 के अराउंड, ठीक है। अगर मैं 32 या 33 के आसपास पकड़ूँ तो 32 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अगर मैं देखूँ तो वो 128 होता है। दैट मीन्स 28% का प्रीमियम यहाँ पे लगभग अगर उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करें तो 25% या 30% के आसपास मैं यहाँ पे एक वैल्यू जंप देख रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ मैं इसमें भी पॉजिटिव हूँ, चाहे ग्रे मार्केट में कुछ भी हलचल हो ना हो, लेकिन मैं इस शेयर में भी थोड़ा पॉजिटिव हूँ। बाई चांस अगर नेगेटिव लिस्टिंग करवा भी देता है, तो होल्ड रखने लायक शेयर बनेगा, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस वाला काम बहुत अच्छा काम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसे बहुत है इस काम में। तो अगर 25 के पी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर 28 का देखें और सेफ्टी मार्जिन भी पकड़ ले तो कम से कम मैं 20% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ भी देख रहा हूँ। और अगर किसी बंदे को यहाँ पे 2 लाख का माल मिलता है तो सीधा 30,000 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे अज्यूम भी कर सकता हूँ एज ऑफ नाउ। सो आई एम होपफुल, ठीक है, मैं इस कंपनी में भी होपफुल हूँ। बाकी एज ऑफ नाउ मेरे को इसमें और कोई भी दिक्कत मेरे को नज़र नहीं आ रही। दोनों कंपनीज में भी मेरे को कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। बड़े IPO है, अच्छे से खुल के लगाओ, कोई दिक्कत वाली चीज़ मेरे को नहीं लग रही। बाकी जो भी काम करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करके ज़रूर कर लेना। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एनालिसिस है, मैं भी इस बाज़ार में बहुत बार रॉन्ग पड़ता हूँ, तो कोई भरोसा नहीं है कि मैं भी रॉन्ग पड़ जाऊँ। तो वो चीज़ है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सोच समझ के पैसा लगाएं। और अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए, मैं एज ऑफ नाउ तो इसमें होपफुल हूँ। बाकी एक ग्रे मार्केट की हलचल भी देखूंगा और बाई चांस अगर मेरे को रिस्क लगता है तो मैं ग्रे मार्केट में एप्लीकेशन सेल कर सकता हूँ, या जो भी है मैं ग्रे मार्केट में शेयर सेल कर सकता हूँ। और बाकी यहाँ पे मेरे को अलॉटमेंट के चांसेस 100% दिख रहे हैं। मेरे को यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि रिटेल में लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट जाएगा, अच्छा अलॉटमेंट रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों IPO अच्छे रहने वाले हैं। तो वो चीज़ है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी और कोई अगर डाउट हो तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी। आराम से आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। और बाकी मेरे से जुड़ना है, मेरे ग्रुप पर जुड़ना है, तो उसके लिए कांटेक्ट कर लो, बता दूंगा। बेसिकली यही चीज़ है कि डीमेट अकाउंट आपका हमारे पास होना चाहिए। और अगर माइनर और HUF भी है आपके घर में, अगर आपके घर में माइनर है और आप मैरिड हो तो रही बात दूसरी, आपको अपना HUF और माइनर का भी डीमेट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होगा, ताकि आप एक और अकाउंट से IPO लगा पाएँ, जिससे आपके अलॉटमेंट चांसेस और बढ़ जाते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई IPO 5 गुना भरा गया और उसमें 5 एप्लीकेशन आपकी ही है, रिटेल की बात कर रहा हूँ, या कोई भी कंडीशन ले लो, HNI या जो भी है, तो समवेयर अराउंड एक अलॉटमेंट आपका फिक्स हो जाता है। और ये आपके जितने भी जो भी चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ घर पे बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले उसका डीमेट अकाउंट खुल जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कि हाँ, अगर 2 महीने का भी बच्चा है तो उसका भी डीमेट अकाउंट खुल जाता है। और अगर आप मैरिड हो तो आप अपना HUF का भी डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है।
तो बाकी और अगर डिटेल जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से आप कनेक्ट करो, वहाँ से आपको मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप हमसे बात करके सलाह भी कर सकते हो। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर और पैसा बनाते रहो।